हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑडिट ऑफ इनकम स्टेटमेंट आइटम। पहले हमने असर्शंस पढ़ी एंड बैलेंस शीट आइटम्स की वेरिफिकेशन को कवर अप किया। अब इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के अंदर हमें चार मेन चीजों पर काम करना है। जो मेन इनकम है दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। सेकंड आएगा अदर इनकम्स जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट एटसेट्रा। देयर आफ्टर फिर हम एक्सपेंस साइड पर चलेंगे और हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस के अंदर जैसे एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई भी जो इन जनरल एक्सपेंडिचर होता है। तो जो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं उसके अंदर चार मेन टॉपिक मिलेंगे आपको। टॉपिक नंबर 1, ऑडिट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रेवेन्यू अराइज्ड फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज। देयर आफ्टर अदर इनकम्स पर चलेंगे। अदर इनकम्स में जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। देयर आफ्टर एक्सपेंस में बात करेंगे ऑडिट ऑफ परचेजेस की। परचेजेस के बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास एक और एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट में, अच्छा उससे पहले एक और है, डेप्रिसिएशन, ऑडिट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड देयर आफ्टर अदर एक्सपेंसेस। तो दैट मींस एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, परचेजेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट में फिर आएगा एक मिसलेनियस टॉपिक जिसके अंदर हम कुछ डिस्क्लोजर्स को कवर अप करेंगे रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आइटम, दैट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। ऑडिट प्रोसीजर, जनरल ऑडिट प्रोसीजर। Identify the control points over the sales. सेल्स कैश पर हो सकती है, सेल क्रेडिट पर हो सकती है। कैश पर सेल हो रही है तो कैश की कलेक्शन एक कंट्रोल पॉइंट है। कैश का डिपॉजिट इनटू द बैंक एक कंट्रोल पॉइंट है। इशूइंग कैश मेमो एक कंट्रोल पॉइंट है। क्रेडिट पर सेल हो रही है, देन रिसीट ऑफ ऑर्डर, क्रेडिट वर्थ अप्रेजल, कलेक्शन, ये सारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना जरूरी है। सो एज ए ऑडिटर वी नीड टू identify the control points over the sales. Thereafter, test the identified controls. जैसे आपने कंट्रोल आइडेंटिफाई करे कि जो कैश कलेक्ट होता है वो किस फॉर्म में कलेक्ट होता है, कैश का डिपॉजिट इनटू द बैंक का मैकेनिज्म क्या है। तो जो कंट्रोल्स आपने आइडेंटिफाई करे, now they need to be assessed whether these controls are strong, whether these controls are effective. Test the identified control to determine how strong and reliable they are. और यदि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है देन उसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारी आगे की सब्सटेंटिव टेस्टिंग है इट विल गेट रिड्यूस्ड। सो कंट्रोल्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है यदि सब्सटेंटिव टेस्टिंग को आप कम करना चाहते हैं तो। लेकिन
यदि जो कंट्रोल्स आपने आइडेंटिफाई करे और उनके बाद आपने उन कंट्रोल को असेस किया एंड यू फाइंड दैट दीज कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, दीज कंट्रोल्स आर वीक, इन दैट केस आपको मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इफ असेस्ड एज स्ट्रॉन्ग, auditor can reduce substantive testing. Select random sample of transactions and examine customer purchase orders, invoice, customer statements. तो बेसिकली हम वाउचिंग के ऊपर आ चुके हैं। वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ डिटेल्स ओवर द selected samples. Perform audit procedures like vouching and substantive analytical procedures. Substantive analytical procedures के examples जैसे trend analysis, comparison of sales figure with the previous accounting period और budgeted one. तो ये एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर दिया गया है सेल का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, कहां कहां पर सेल्स के ऊपर कंट्रोल्स एक्सरसाइज करने जरूरी है। फिर उन कंट्रोल पॉइंट्स की आपने टेस्टिंग की टू डिटरमिन वेदर द कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। इफ कंट्रोल्स अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग, देन वी कैन रिड्यूस द सब्सटेंटिव टेस्टिंग। देयरआफ्टर सब्सटेंटिव टेस्टिंग के पर्पस के लिए वी नीड टू सिलेक्ट द सैंपल्स एंड वी नीड टू एग्जामिन कस्टमर परचेज ऑर्डर, इनवॉइस जो कस्टमर को इशू किया गया है, कस्टमर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो डेटर स्टेटमेंट्स, डेटर्स अकाउंट, वो चेक करिए। देन परफॉर्म other procedures like vouching, substantive analytical procedures. Substantive analytical procedures के examples जैसे trend analysis, comparison of sales with the corresponding sales of prior period, budgeted sales, etc. तो ये एक जनरल प्रोसीजर हो गया कि पहले आपने आरएपी किया, यू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर द सेल। Thereafter आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया टू डिटरमिन हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ रिलायबल इंटरनल कंट्रोल्स आर। बेस्ड अपॉन दैट आपने सब्सटेंटिव टेस्टिंग डिसाइड की, सैंपल साइज डिसाइड किया एंड परफॉर्म वाउचिंग एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबल टेस्टिंग, कंपैरिजंस, वो सब चीजें हमें कवर तो ये एक जनरल प्रोसीजर है इन रिलेशन टू सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। नाउ अब चलते हैं उसी तरह से जैसे हम बैलेंस शीट आइटम्स में बात करते थे। पहले असर्शन जिन पर हमें काम करना है, 4 असर्शंस हैं बैलेंस शीट आइटम्स में: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। यहां पर एग्जिस्टेंस की जगह आ जाएगा अकरेंस, बिकॉज दीज आर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो करंट पीरियड में अक्कर्ड हुई हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, दैट नॉट नेसेसरली कि करंट पीरियड में ही एसेट्स खरीदे गए हो, तो वहां पर एग्जिस्टेंस होती है, यहां अकरेंस आएगी। कंप्लीटनेस वहां पर भी है, यहां पर भी आएगा। वहां वैल्यूएशन थी ईयर एंड पर, यहां पर मेजरमेंट है एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। डिस्क्लोजर वहां पर भी था, यहां पर भी आएगा। 4 असर्शंस हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। अकरेंस, इंश्योर दैट जो सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं that represents the goods shipped or services performed during the period. That means goods are actually being sold or services are actually being rendered in a relation to the revenue recognized in the income statement. Number 2, completeness. All sales that were made during the period actually been recorded in the books of account and there should not be any understatement or overstatement.
all the sales made during the period were recorded and there is no understatement or overstatement. Measurement. Revenue has been recognized. Revenue has been measured reliably in accordance with the applicable generally accepted accounting principles or the revenue recognition policy as per AS 9. Ensure all sales are correctly measured as per the applicable accounting standard and correctly journalized, summarized, and posted. And last, presentation and disclosure. Ensure that disclosures are appropriately made. So these are the 4 assertions: occurrence, completeness, measurement, presentation and disclosure. इन्हीं चारों असर्शंस के रिलेशन में अब हमें ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना है बाय परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहला प्रोसीजर है हमारा अक्रेंस का। टू इंश्योर दैट जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि बिना अक्रेंस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया गया। रेवेन्यू ओवर स्टेटेड तो नहीं है, ट्रांजैक्शन अक्कर्ड ही नहीं हुई, आपने एक फेक इनवॉइस जनरेट किया और सेल्स को बढ़ा दिया। तो ओवर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए रेवेन्यू की। टू इंश्योर that revenue is not overstated. रेवेन्यू ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। चेक, एक सिंगल सेल इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। जो सेल इनवॉइस कैंसल्ड हो गया तो उसकी रिवर्सल एंट्री यदि अर्लियर रिकॉग्नाइज कर दिया गया था और रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, उससे पहले ही कैंसल हो गया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो चेक, क्या एक सिंगल सेल इनवॉइस इज रिकॉर्डेड ट्वाइस और कैंसल्ड सेल इनवॉइस कुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। नंबर 2, टेस्ट चेकिंग करिए कुछ सेल्स इनवॉइसेस की विद द जर्नल, कैसे उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है उसका जेन्युइन सेल इनवॉइस एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेल इनवॉइस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हुई। बेसिकली वो कंप्लीटनेस की तरफ चले जाएंगे हम। टेस्ट चेक फ्यू इनवॉइसेस विद देयर रेलिवेंट एंट्रीज इन द सेल्स जर्नल। Obtain confirmation from the few customer so as to determine genuineness of the sales. Check whether any fictitious transaction is been recorded in the books of account, whether any shipment were done without consent and agreement of the customer, especially at the near end so as to inflate the sales figure, वेदर अनअर्न्ड रेवेन्यू जो सेल ही नहीं हुई उसे रिकॉर्ड कर दिया गया एज अर्न्ड रेवेन्यू, वेदर एनी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द कलेक्टेबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू। सो ये पार्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी the audit procedure to ensure that revenue is not overstated? तो एक सिंगल इनवॉइस 2 बार तो रिकॉर्ड नहीं है। कैंसल्ड इनवॉइस उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रखी है। कंफर्मेशन लीजिए फ्रॉम द फ्यू कस्टमर टू एंश्योर द जेन्युइननेस ऑफ द सेल। चेक करिए सेल्स ट्रांजैक्शन को सो एज टू डिटरमिन कोई फिक्टिशियस सेल्स आर नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
कहीं पर कोई शिपमेंट विदाउट कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ कस्टमर तो नहीं कर दी गई, स्पेशली एट द नियर एंड टू इन्फ्लेट द सेल्स फिगर। अनअर्न्ड रेवेन्यू को एज ए अर्न्ड रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया गया। कुछ इनवॉइसेस को विद द एंट्रीज इन द जर्नल चेक कर लीजिए, वेदर एनी सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एज टू द कलेक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू। सो एक पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, ये बेसिकली रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड, तो उसके लिए हमें क्या काम करना है। इसके अलावा बाकी जनरल पॉइंट्स और हैं अकरेंस के। रिव्यू द सीक्वेंस ऑफ सेल्स इनवॉइस, किस सीक्वेंस में सेल्स इनवॉइस जनरेट किए गए हैं। सीक्वेंस कॉमन और सेम होनी चाहिए, इनवॉइस नंबर सीक्वेंशियली अरेंज्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिव्यू द जर्नल एंट्रीज फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, calculate the ratio of sales return to sale and compare it with the previous year, and for any significant change, either increase or decrease, inquire for the reasons. Check the sales return with the sales invoice, चालान, क्रेडिट नोट, स्टॉक रजिस्टर एक्सेट्रा। तो जनरल, बिल्कुल जनरल पॉइंट्स हैं, बट उसमें से एक टॉपिक जिस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट शुड बी द ऑडिट प्रोसीजर टू एंश्योर दैट रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड। ये आपको लर्न करने हैं। 7 पॉइंट्स हैं, 4 to 5 पॉइंट्स आप लर्न करेंगे। नंबर 2, एग्जिस्टेंस के बाद आ जाइए किस पर, कंप्लीटनेस के ऊपर। कंप्लीटनेस में एक मेन प्रोसीजर रहता है कट ऑफ, कि ईयर एंड पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया गया है। तो परफॉर्म द कट ऑफ प्रोसीजर टू एंश्योर दैट रेवेन्यू इज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट पीरियड एंड सेल्स वर नॉट टेम्पर्ड टुवर्ड्स द ईयर एंड। कट ऑफ एरर्स अराइज होते हैं when companies recognize the revenue based on the date on which the sales invoice are generated rather than on the date on which the risk and reward are actually being transferred। आप यदि ध्यान रख करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक क्राइटेरिया है, that revenue from the sale of goods is to be recognized when the related risk and reward is actually being transferred। So कट ऑफ एरर क्यों अराइज हो सकते हैं? इफ कंपनीज रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेट ऑन विच द सेल्स इनवॉइसेस आर जनरेटेड रादर देन द डेट ऑन विच द रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर्ड। वेरीफाई क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या है? कई बार क्या होता है, ईयर एंड पर सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ईयर एंड से पहले फिक्टिशियस सेल इनवॉइस जनरेट कर दिए जाते हैं और ईयर एंड के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उन सेल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाता है और डेटर के अकाउंट को खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने एक फिक्टिशियस सेल को रिकॉर्ड कर दिया। तो जो ये सेल रिकॉर्ड हुई है ये एक्चुअल में अक्कर्ड नहीं हुई थी। तो जो आपने सेल्स की टोटल फिगर निकाली है दैट इज मिसस्टेटेड। तो वेरीफाई द क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। सेल्स पर्सन्स कैन मेक द फिक्टिशियस सेल्स बिफोर द ईयर एंड so as to meet the performance target and cancel those sales with the post year end credit note। Check whether the quantity is appearing in the sales register or not। क्वांटिटी, वैल्यू के साथ साथ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल हुई और उस क्वांटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक रजिस्टर में एंट्री चेक करिए, गुड्स आर एक्चुअली बीन डिस्पैच्ड और नॉट। चेक वेदर द क्वांटिटी इज अपीयरिंग इन द सेल्स रजिस्टर और नॉट एंड चेक reconciliation of total sales to goods dispatched
as per the stock record, financial records, statutory records like the GST returns. Review the GST and GST return. Ensure that the revenue that is being reported in the GST return reconciled with the revenue recorded in the P&L account. So again जनरल पॉइंट है, बट वही है, लर्निंग तो करनी पड़ेगी. कट ऑफ प्रोसीजर, कट ऑफ एरर्स, क्रेडिट नोट्स, क्वांटिटी एंड जीएसटी रिटर्न्स. सो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, we need to perform the cut-off procedures to ensure that revenue are recognized in the correct accounting period. Number 2, cut-off error कब arise होते हैं? When the companies recognize their revenue on the basis of dates when the sales invoices are generated rather than on the date on which the risk and reward are being transferred. Third point, verify the credit notes issued after the year end, because there might be some transactions which are fictitious in nature. Salesperson may raise the fictitious invoice before the year end so as to inflate the sales figure, and that entry is adjusted or settled after year end by issuing credit note. फोर्थ, चेक करिए क्या स्टॉक रिकॉर्ड्स में क्वांटिटीज को मेंशन किया गया है, सेल्स रजिस्टर में क्वांटिटी को मेंशन किया गया है, और जो क्वांटिटी सेल हुई है जो सेल रजिस्टर में दिखाई गई है इसे रिकंसाइल करिए विद द जीएसटी रिटर्न्स, इसे रिकंसाइल करिए विद द स्टॉक रिकॉर्ड, इसे रिकंसाइल करिए विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. रिव्यू द जीएसटी एंड जीएसटी रिटर्न्स टू एंश्योर that same are reconciled with the revenue. Next topic, that is measurement. चलिए next topic, that is audit procedure to establish measurement. Means when a transaction took place, जब आपने सेल की या आपने कोई सर्विसेज रेंडर की तो उसके रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको अब मेजरमेंट को चेक करना है whether the transaction has been measured appropriately at the time when the transaction occurs. तो इसके लिए अब हमारे क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे. नंबर 1, ट्रेस द फ्यू ट्रांसैक्शंस फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, that is known as examination in depth. डिटेल में बिगनिंग से लेकर एंड तक एक ट्रांजैक्शन को चेक करिए जिसमें आप क्या कर रहे हैं, फ्यू सेल्स ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं उसके सेल्स ऑर्डर की रिसीट को, उसके बाद सेल इनवॉइस जनरेट होता है, गुड्स डिस्पैच्ड होते हैं, बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होती है, अमाउंट कलेक्ट होता है, से लेकर लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी पेमेंट ऑफ रिसीवेबल बैलेंस. सो हमें चेकिंग करनी है फ्रॉम द इंसेप्शन टू द कंप्लीशन. इंसेप्शन टू कंप्लीशन एवरी डॉक्यूमेंट को चेक करिए टू एंश्योर वेदर द सेल्स इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड एट एवरी स्टेज एंड मेजर्ड एक्यूरेटली कंसीडरिंग ऑल द incentives, trade discount, rebate, special discount, quantity discount, bulk discount, etc. जो भी discounts हैं. Accurate measurement. तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ गया एग्जामिनेशन इन डेप्थ. नंबर 2, यदि क्लाइंट एक्सपोर्ट सेल्स में एंगेज्ड है तो रेवेन्यू आपको रीस्टेट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में. Ensure compliance of accounting standard 11. Understand the client's operations and related generally accepted accounting policies issues. That is point of sale revenue recognition versus the percentage of completion. कि आप किस पॉइंट पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे at the time when the risk and reward related to the goods are actually being transferred, और यदि आपका रेवेन्यू
मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट से रेज्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल से ज्यादा पीरियड पर एक्सटेंडेड है, तो इन दैट केस परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है. So auditor need to obtain an understanding of the client's operation, what kind of activities are being carried out by the client, and accordingly what is the revenue recognition policy of the client. Compare rate of sales affected with the related party, review them for collectability, whether the transactions were properly authorized, whether the value of such transactions were reasonable considering the arm length value. Arm length मतलब reasonable market price. So in relation to measurement, जो हमारे audit procedure है, number 1, examination in depth of few transactions, compliance of accounting standard 11 if the client is engaged in export sales, obtaining an understanding of the client's operation and the related generally accepted accounting policies, review the sales affected with the related parties and review them for collectability, whether these transactions were properly authorized, value of such transactions were reasonable considering the arm length price. तो ये हमारे प्रोसीजर हुए फर्स्ट 3 असर्शंस के अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन. इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें अभी तक एक है, दैट इज रेवेन्यू ओवर स्टेटेड तो नहीं है, उसके लिए हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. देयर आफ्टर कुछ स्पेशल केसेस हैं, अब ये लर्न करने हैं. 2 मेन स्पेशल केस आएंगे, एक कंसाइनमेंट सेल और दूसरा गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस. ये दोनों आपने अकाउंट्स में पूरे पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं, कंसाइनमेंट एंड गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस. वही चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी. तो एक बार क्विकली रीड करा देता हूं. वही अकाउंटिंग है जिसे आपने यहां पर वेरीफाई करना है. वेरीफाई द terms of agreement between the consignor and the consignee so as to ascertain the terms regarding commission and other expenses. Ensure goods consigned are not treated as the ordinary sales. Ensure that gross sale proceeds as mentioned in account sales have been credited to the consignment account and debited to consignee account based upon account sales. जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो डॉक्यूमेंट आता है परफॉर्मा इनवॉइस. जब कंसाइनी ने गुड्स भेज दिए तो वो अकाउंट सेल्स के थ्रू कंसाइनर को बताता है कि मैंने इतने गुड्स सेल कर दिए, और फिर कंसाइनर अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री पास करवाता है. तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स इसे क्रेडिट किया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, और डेबिट किसको दिया जाएगा, कंसाइनी को, कि तुमने इतनी सेल कर दी है, इसका पैसा तुम्हें देना है. क्रेडिट शुड बी टेकन ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑन द गुड्स सोल्ड थ्रू द कंसाइनी बिफोर ईयर एंड. जो गुड सेल नहीं हुए हैं और कंसाइनी के पास पड़े हुए हैं वो आप अपनी बुक्स में एट कॉस्ट दिखाएंगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. Stock lying with the consignee at the year end should be taken in balance sheet at cost or NRV whichever is lower and credited to consignment account so as to arrive at the result of consignment transaction. कंसाइनी से बैलेंस कंफर्मेशन ले लीजिए. यदि कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पर भेजे गए हैं तो जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी रिवर्सल एंट्री चेक कर लीजिए. Examine the adjustment made at the year end in relation to goods not yet sold, commission and expenses incurred by the consignee. So, यदि आप सिंपल एक बार अपने माइंड में कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन को ले आते हैं और उसकी क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, उसके बेसिस पर यू विल बी एबल टू रिलेट दीज पॉइंट्स.
और these points are very much similar to that accounting nature of the consignment transaction. So पहला पॉइंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आपको वेरीफाई करने हैं between the consignor and the consignee to ascertain conditions relating to commission, expenses, etc. नंबर 2, जो गुड्स सेल किए गए हैं या कंसाइन किए, गुड्स ट्रांसफर किए गए, कंसाइन किए गए टू द कंसाइनी, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल. ग्रोस सेल प्रोसीड्स जो अकाउंट सेल्स में मेंशन की गई है, दैट नीड्स टू बी क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डेबिट टू बी गिवन टू द कंसाइनी. Credit has been taken only for the profit on the goods sold through the consignee before the year end. जो goods बिके नहीं है, that is the stock lying with the consignee, is to be taken to the balance sheet at cost or NRV, whichever is lower, and credited to the consignment account so that result of consignment transactions can be determined. Obtain balance confirmation from the consignee. If the goods are consigned at the invoice price, ensure reversal of loading from the transactions. Year end adjustments को चेक करिए in a relation to goods not yet sold, commission and expenses incurred by the consignee. Next, goods sent out on sale or return basis. Check the मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स. जो गुड्स भेजे गए हैं सेल और रिटर्न बेसिस पर, जब तक या तो उनकी अप्रूवल नहीं आ जाती या टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता या द पर्सन टू हुम द गुड्स आर बीन गिवन डज समथिंग which impairs the, which affects the ownership of the goods. 3 सिचुएशन होती है ये. जब तक तीनों में से कोई सिचुएशन नहीं हो जाती, नंबर 1, पार्टी गिव्स द अप्रूवल, टाइम पीरियड फॉर अप्रूवल एक्सपायर, या थर्ड पार्टी डज समथिंग जिसके कारण ऑनरशिप अफेक्ट हो रही है. तो यदि तीनों में से कुछ भी हो गया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, उससे पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता. जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तक इन सब के लिए हम सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं. ऑडिटर नीड टू चेक वेदर द सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स आर बीन मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट और नॉट. ओनली आफ्टर द अप्रूवल, personal account of the customer is debited and sales account is credited. Ensure price of such goods is unloaded from the sales account and debtor record before approval from the customer. जब तक अप्रूवल नहीं आती, सेल्स अकाउंट में इन गुड्स का अमाउंट शो नहीं किया जाएगा. In respect of goods for which the approval period has expired, ensure या तो गुड्स वापिस आ गए, नहीं आए, treat it as sale और कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए. Ensure that either goods have been received back or customer account have been debited. जहां पर अप्रूवल पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ and goods are still lying with the other party, ensure that cost of such goods is included in the balance sheet as inventory lying with others. क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा. तो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज ऑन गुड्स सेंट आउट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये आपने फिर शेड्यूल 3 में पढ़े होंगे, एक बार रिवाइज करा देता हूं. इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन द फाइनेंस कंपनी, revenue is to be recognized as revenue from operation, revenue from sale of product, sale of services, other operating revenue as reduced by excise duty. फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ऑन सेल्स अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट. Transactions with related parties to be disclosed separately in the notes to account.
तो अब ये जो हमारा टॉपिक है सेल्स का, लर्निंग वाले टॉपिक कौन से हैं जो एग्जैक्ट लर्न करेंगे? एक, ऑडिट प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट रेवेन्यू इज नॉट ओवरस्टेटेड, मींस ये 7 पॉइंट। नंबर 2, स्पेशल केसेस कंसाइनमेंट सेल्स, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। बाकी सब रीडिंग वाले टॉपिक हैं। रीडिंग इसलिए जरूरी हो जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, सारी चीजों की लर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो लर्निंग लिमिटेड रखेंगे। एक रिस्क थोड़ा सा हमेशा इस चैप्टर के अंदर बना रहेगा कि जिन चीजों को लर्न नहीं किया, सिर्फ रिवाइज किया, रीडिंग की, उनमें से क्वेश्चन आ गया तो, बट क्योंकि रेपिटेटिव नेचर के टॉपिक है, देयर आर चांसेस कि आप उनके आंसर्स को एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट कर पाएंगे यदि आपने प्रॉपर स्टडी करी है तो। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक एज टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑडिट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में अदर इनकम्स की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर स्टडी करिएगा साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।